नमस्कार, संस्कृति पीसेस के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और हम बात कर रहे थे बिहार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। इस सीरीज में आज यह आपका 7वां एपिसोड होने वाला है। जो बच्चे प्रथम बार हमें ज्वाइन कर रहे हैं या पहली बार हमसे जुड़े हैं तो इससे पहले 6 एपिसोड हो चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। समय बहुत ही कम बचा हुआ है, 30 सितंबर को आपका यह एग्जाम होना है। इससे संबंधित और भी बिहार की कक्षाएं चल रही हैं जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सारी क्लासेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करे गए हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए थे बीपीएससी में। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए, हमारा समान अध्ययन फाउंडेशन कोर्स प्रीलिम्स प्लस मेंस शुरू हो रहा है, जो कि 3 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। 3 अक्टूबर से यह कोर्स शुरू हो रहा है। अब इसमें कौन से, ये एक हाइब्रिड बैच होने वाला है। बेसिकली हाइब्रिड बैच यानी कि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों क्लासेस आपको मिलेंगी। आप दोनों मॉड्यूल में इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपके हमारे जो शिक्षक हैं ये पढ़ाएंगे, जहां एक नहीं हर शिक्षक है श्रेष्ठ। ठीक है, आपको स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर्स और साथ ही साथ वेबसाइट जो है वो शो रही होगी। यदि आपको अन्य जानकारी चाहिए तो आप इन नंबर्स और वेबसाइट पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन किससे संबंधित है। पहला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है। बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों से संबंधित यह क्वेश्चन है और जिसमें से गंगा नदी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि गंगा नदी बिहार को 2 भागों में डिवाइड करती है। इसके बाद यदि मैं बात करूं कि बिहार की और कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदियां हैं, तो सबसे पहले आ जाती है आपकी घग्गर, जो कि प्रवेश करती है कहां पे, बिहार में। इसको उत्तर प्रदेश में सरयू भी कहा जाता है, बिहार में आती है तो यहाँ पे इसको घग्गर कहा जाता है। इसके बाद पश्चिमी चंपारण की यदि मैं बात करूं तो यहाँ से आपकी आती है गंडक, फिर उसके बाद बूढ़ी गंडक, कमला, बागमती, कोसी एंड महानंदा। ये तो हो गई आपकी कौन सी नदियां, उत्तर बिहार की नदियां। इसके बाद यदि मैं बात करूं दक्षिणी क्षेत्र से कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं, तो सबसे पहले आपकी नदी आएगी कर्मनाशा, सोन, पुनपुन। इसके बाद आपकी नदी आएगी निरंजना, जिसको फाल्गु नदी भी कहते हैं। बेसिकली फाल्गु लिखा होता है, निरंजना भी उसको दूसरे नाम से जाना जाता है। इसके बाद अजय, क्यूल, इस टाइप की नदियां प्रवाहित होती हैं। चलिए ये तो बात हो गई नदियों के बारे में कि कौन कौन सी नदियां बिहार में प्रवाहित होती हैं। अब बात कर लेते हैं कि गंगा किनारे, यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे प्रश्न में कि गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन में दिया गया है 21, बी ऑप्शन दिया गया है 17, सी ऑप्शन दिया गया है 12, डी ऑप्शन दिया है 6, ई ऑप्शन जो कि अब नहीं पूछा जाएगा, यानी जो आप 30 सितंबर को एग्जाम देने जा रहे हो, इस एग्जाम में आपका ये जो 5th ऑप्शन आप देख रहे हो ये नहीं आएगा। अब सिर्फ 4 ऑप्शन ही आपको कमीशन देगा। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई कि क्या है इसका सही प्रश्न। यदि आपको याद हो तो लेक्चर नंबर 6 में भी और लेक्चर नंबर 5 में भी इसी कार के कुछ क्वेश्चंस थे जब मैंने आपको बताए थे, और कुछ योजनाएं भी चलाई जा रही थी। ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें गंगा किनारे स्थित जो क्षेत्र हैं वहां पर जैविक खेती के लिए किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। तो वहां पे भी मैंने बात करी थी कि कितने जो क्षेत्र हैं वो गंगा किनारे स्थित है। चलिए एक बार आज फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र गंगा किनारे स्थित है। गंगा नदी बक्सर से प्रवेश करती है कहां पर, हमारे बिहार में। तो पहला क्षेत्र तो हमारा बक्सर हो गया, साथ साथ देखते चलेंगे और काउंट करते चलेंगे। पहला क्षेत्र हमारा क्या हो गया, बक्सर। दूसरा भोजपुर हो गया, तो 2 हो गए, बक्सर, भोजपुर। यदि मैं ऊपर की बात करूं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये सारण। कितने हो गए, 3 क्षेत्र हो गए। इसके बाद आ जाता है पटना, और पटना में गंगा नदी सबसे लंबी, मतलब सबसे ज्यादा लंबाई जो है गंगा नदी की वो पटना क्षेत्र में है, पटना जिले में है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, यहां पर वैशाली, फिर समस्तीपुर, बेगूसराय। इसके आगे बढ़ेंगे तो ये आपका आएगा मुंगेर। इसके बाद आएगा आपका यह भागलपुर का क्षेत्र, यदि आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद ये आएगा आपका कटिहार, और कटिहार से होती हुई ये वेस्ट बंगाल में जाती है और फिर वे ऑफ बंगाल में मिल जाती है जाकर के। तो ये तो आपके ऊपर के क्षेत्र हो गए जो हमने देख लिए। अब नीचे देखते हैं कौन कौन से क्षेत्र आपके यहाँ पर सीमाएं साझा करते हैं। दूसरा आपका हो गया ये मुंगेर,
ये यहाँ पे सीमा साझा करता है किसके साथ? सीमा साझा इन द सेंस कि गंगा नदी यहाँ से होकर के प्रवाहित होती है। तो ये क्षेत्र हो गए टोटल बेसिकली जो यहाँ से होकर के आपके गुजरते हैं। टोटल 12 क्षेत्र हैं जो यहाँ से होकर के गुजरते हैं, गंगा नदी के किनारे स्थित हैं, जहां से गंगा नदी गुजरती है आपकी। कौन कौन से? सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, ठीक है, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुरा, कटिहार, भागलपुरा नहीं, भागलपुर, कटिहार, ठीक है। तो यहां से आपके बेसिकली क्या है, गंगा नदी होकर के गुजरती है इन क्षेत्रों से। तो यहाँ पे जो जो मेन यहाँ पे मुझे शो हो रहे थे, मैंने सारे आपके सर्कल करके आपको बता दिए हैं कि कहां से गंगा नदी प्रवाहित होती है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि पटना में गंगा नदी सबसे लंबी एक तरीके से वहां पे नदी होकर के गुजरती है। इसकी पटना में जो लंबाई है दैट इज 99 किलोमीटर्स, ठीक है। इसके बाद यदि मैं बात करूं दूसरे स्थान पर कौन आता है जहां पर सबसे ज्यादा लंबी नदी है, गंगा नदी है जो प्रवाहित होती है, तो वो आ जाता है आपका भागलपुर। यहाँ पे 97 किलोमीटर तक ये प्रवाहित होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। तो गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर के गुजरती है, जिनमें गंगा की सर्वाधिक लंबाई पटना 99 किलोमीटर में है। दूसरे स्थान पर आपका भागलपुर आ जाता है, जहां पर यह लंबाई साझा करती है 97 किलोमीटर। तो आपको यह चीज समझ में आ गई होगी कितने क्षेत्र हैं जहां से गंगा नदी होकर के गुजरती है। चलिए, तो जैसे मैंने आपको बताया कि गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर के गुजरती है, पटना में 99 किलोमीटर और भागलपुर में 97 किलोमीटर है। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की। क्या है हमारा तीसरा क्वेश्चन? आई होप आपको मैप में यह चीज समझ में आई होगी। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर नदियां जो प्रवाहित होती हैं वह कौन कौन सी हैं? यहाँ पे नदी से संबंधित आज आपको ज्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और एक वीडियो में मैंने प्रॉपर आपको बताया है नदियां बिहार की किस प्रकार कहां प्रवाहित होती हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे मैप, और मैप से समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी नदियां हैं जो उत्तर वाहिनी है, कौन कौन सी नदियां हैं जो दक्षिण वाहिनी है। इसके लिए लेते हैं मैप। इस मैप से समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर गंगा नदी क्या करती है? बिहार को 2 भागों में डिवाइड करती है। टोटल गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर ये इसकी लंबाई है। अब मैं बात करूं तो ये है पूरा बिहार का मैप। यहां पर ये हो जाती हैं आपकी ये उत्तर वाहिनी नदियां, उत्तर वाहिनी नदियां, ठीक है। अब यहां पर जो कौन सी नदी आपकी प्रवाहित हो रही है, ये है आपकी दक्षिण वाहिनी नदियां, दक्षिण वाहिनी नदियां, ठीक है। ये आपकी दक्षिण वाहिनी नदियां, ये पठारी क्षेत्र भी हो जाता है। यहां पर आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी 2 नदियां हैं जो मध्य प्रदेश से बिहार में प्रवेश करती हैं। क्वेश्चन आया था, आपका पूछा गया था। चलिए तो अब देख लेते हैं। तो ये जितनी भी नदियां हुई ये आपकी उत्तर वाहिनी नदियां हुई। सबसे पहले आपकी गंगा रिवर, इसके बाद आ जाती है आपकी घग्गर, फिर ये गंडक नदी, यहाँ पे बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा, ठीक है। यदि मैं बात करूं दक्षिण वाहिनी नदियों की तो सबसे पहले आपकी आएगी कर्मनाशा नदी, इसके बाद आएगा सोन और पुनपुन, और यही 2 नदियां हैं जो एमपी से कहां पर प्रवेश करती हैं? बिहार में प्रवेश करती हैं। इसके बाद बात करूं यदि मैं फाल्गु नदी की, तो बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नदी हो जाती है, और इसी को निरंजना नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके आ जाती है अजय और क्यूल नदियां, ये अजय और क्यूल नदियां। तो चलिए आपने यह देख लिया ना कि कौन कौन सी नदियां हैं जो उत्तर से प्रवाहित होती हैं, जिसमें आपकी घग्गर है, बूढ़ी गंडक, गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। और क्वेश्चन क्या था? यही पूछ रहा था ना कि इनमें से कौन सी नदियां हैं जो उत्तर में प्रवाहित होती हैं। चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं भाई, कौन सा था? ये बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदियां हैं? तो ये जो अभी हमने देखा मैप, इस मैप को वापस से देखें तो ये उत्तर वाहिनी नदियां हैं, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही हैं, ठीक है। बेसिकली कहां से आ रही है? उत्तर से आ रही हैं और दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। यहां नीचे जो आप नदियां देखोगे ये दक्षिण वाहिनी नदियां हैं, यानी ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आया?
तो ये उत्तर से किस तरफ जा रही है, दक्षिण की तरफ जा रही हैं। और यहाँ यदि मैं बात करूं, ये दक्षिणी क्षेत्र की नदियां हैं, जो पठारी क्षेत्र की नदियां हैं दक्षिण में जो स्थित हैं, ये दक्षिण से कहां जा रही है, उत्तर की ओर जा रही है। यानी यह नदियां आपकी कौन सी हो गई, उत्तर वाहिनी नदियां हो गई, और यह नदियां आपकी कौन सी हो गई, दक्षिण वाहिनी नदियां हो गई। और यह आपके उत्तरी क्षेत्र में स्थित नदियां हुई और ये आपकी दक्षिणी क्षेत्र में स्थित नदियां हुई। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये क्या कॉन्सेप्ट है। बेसिकली जो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर ये दक्षिणी क्षेत्र की नदियां हैं और ये उत्तरी क्षेत्र की नदियां हैं, ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित हो रही हैं, बह रही हैं, और ये जो नदियां हैं ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित तो हो रही हैं। तो यदि हमसे क्वेश्चन पूछा क्या गया था, वापस से देख लेते हैं हम एक बार। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि कौन सी नदियां, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही हैं। बागमती, कमला, कोसी और गंडक, ये हैं तो उत्तर बिहार की नदियां, ठीक है, ये हैं तो उत्तर बिहार की नदियां, लेकिन यह कहां से प्रवाहित हो रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही हैं। तो यह तो नहीं है, चारों की चारों नहीं है। अब यहाँ पे बात करें कि उत्तर वाहिनी नदियां कौन सी हैं, तो उत्तर वाहिनी नदियां आपके आ जाती है कौन सी, कर्मनाशा नदी, ये उत्तर वाहिनी नदियां हुई। इसके बाद आती है सोन, इसके बाद आती है आपकी पुनपुन, इसके बाद आती है आपकी फाल्गु नदी, ठीक है। इसके बाद आ जाती है आपकी कौन सी नदी, अजय, क्यूल। ये जितनी भी नदियां हैं ये सारी आपकी कौन सी नदियां हो जाएंगी, उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां, क्योंकि ये दक्षिण बिहार की नदियां हैं, सारी की सारी पठारी क्षेत्र की नदियां हैं और यह दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बेसिकली कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ये मैप मैंने लगाया था आपके लिए, अब मैप में मैंने आपको समझा दिया क्योंकि वो मैप ज्यादा बेटर था इससे। दिए गए विकल्पों में कोई भी नदी उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित नहीं होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर हो जाना चाहिए बेसिकली जो है भी दैट इज कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। अब कौन कौन सी नदी है जो बता रहे हैं कि दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं और सहायक उपनदियां अंततः गंगा में मिल जाती हैं। सोन, पुनपुन आदि नदियां उद्गम स्थल में उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा में मिल जाती हैं। तो यहाँ पे लिखा है उद्गम स्थल, तो उद्गम इनका कहां से होता है, ये दक्षिण बिहार की सारी नदियां हैं और ये उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं और जाकर के कहां पर, गंगा में मिलती हैं। चलिए अब देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको याद है। बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को, क्योंकि हर साल या बहुत ही भारी मात्रा में बाढ़ लेकर के आती है। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है बिहार में काफी नुकसान होता है, सड़कें टूटती हैं, लोगों के रोजगार, घर, ये सारी चीजें उजड़ जाती हैं, बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो इसी के लिए आपकी कई सारी परियोजनाएं भी चल रही हैं, कोसी से संबंधित बांध बनाए जा रहे हैं, कोसी रिवर की जो धाराएं हैं उनको अन्य स्थानों पर मोड़ा जा रहा है, अन्य नदियों से जोड़ा जा रहा है, ताकि उस क्षेत्र को बेसिकली बाढ़ से क्या किया जा सके, बचाया जा सके। तो बिहार का शोक किसे कहते हैं, कोसी नदी को कहते हैं। चलिए बिहार का शोक तो कही जाती है कोसी नदी, पर बिहार में ना ये जल की आपूर्ति भी सबसे ज्यादा कोसी नदी ही करती है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है ये, किसके लिए, बिहार के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। यहाँ पर मिट्टी की बात करें कि कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जैसे मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया था कि मिट्टियां दो प्रकार की होती हैं। कौन सी, एक तो अपूर्ण मिट्टी और जो नदियों से प्रवाहित होकर के आती है। नदियों से प्रवाहित होकर के मिट्टी जो आती है, जो हिमालयी नदियां हैं जो बिहार में प्रवेश करती हैं, वो अपने साथ बहुत सारे खनिज संसाधन, गाद, रेत, ये सारी चीजें लेकर के आती है। अपूर्ण मिट्टी कैसी होती है, यहाँ मिट्टी बहुत सालों से जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं वो टूटती हैं, विघटित होती हैं। ये प्रोसेस बहुत लंबा है चट्टान से मिट्टी बनने का, और देन वो मिट्टी में कन्वर्ट होती हैं। तो ये दो टाइप की मिट्टियां होती हैं और बेसिकली दो कैटेगरीज इसकी डिवाइड करी गई हैं। अब बिहार की यदि मैं बात करूं तो बिहार में उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और दक्षिणी पठारी क्षेत्र की मिट्टियां हैं। अब मैप में एक बार देख लेते हैं, लेकिन बेसिकली सबसे ज्यादा जो बिहार में मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि हिमालय क्षेत्र से नदियां आती हैं और वो अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लेकर के आती हैं। जलोढ़ मिट्टी भी दो प्रकार की है, नई जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो चलिए यहाँ पे बात करें मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण। तो पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं कहाँ पे है। ये है दरभंगा, ठीक है, ये है आपका मुजफ्फरपुर, और एक आपका क्या था,
मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। देखिए यहाँ पे नदियां कौन सी हैं यदि मैं बात करूं, यहाँ पे आती है आपकी गंडक और इधर से आती है बूढ़ी गंडक, और दोनों ही नदियां कहाँ से आती हैं आपकी हिमालय से आती हैं। ठीक है, और जो हिमालय क्षेत्र की नदियां हैं वो अपने साथ बहुत सारी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे खनिज संसाधन लेकर के आती हैं, और साथ ही यहाँ पर जो अधिकांशतः मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है आपके पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर दरभंगा, तो क्योंकि यहाँ पे चंपारण लिखा है तो मैंने दोनों क्षेत्र ले लिए हैं, मुजफ्फरपुर और दरभंगा। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो आपकी मिट्टी पाई जाएगी दैट इज, कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। अब बात आ जाता है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि दो प्रकार की मिट्टियां होती हैं, एक जलोढ़ में भी नवीन जलोढ़ मिट्टी और प्राचीन जलोढ़ मिट्टी। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, काली, नवीन जलोढ़, प्राचीन जलोढ़। डी ऑप्शन है आपका लाल मिट्टी, और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे जो बेसिकली पाई जाती है आपकी, यह पाई जाती है कौन सी, नवीन जलोढ़ मिट्टी। कैसी पाई जाती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती आदि नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी से लाए गए मलबों और गाद के निक्षेपण से नवीन जलोढ़ मिट्टी, खादर मिट्टी, इसका निर्माण होता है। और इसी मिट्टी में आपने देखा होगा भागलपुर का चावल बहुत ही ज्यादा फेमस है, गेहूं, धान यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में उत्पादित होता है। तो इस मिट्टी में धान, गेहूं, पटसन, गन्ना जैसे फसलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा कि क्या कहना चाह रहा है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है। ये क्वेश्चन देख करके आपको ये पता लगेगा कि यह क्वेश्चन जब बीपीएससी ने पूछा था तब झारखंड क्या था, बिहार का क्षेत्र हुआ करता था, पार्ट हुआ करता था। लेकिन 1999 के जस्ट बाद यानी कि 2000 में 15 नवंबर 2000 में झारखंड बिहार से अलग हो गया। जब तक झारखंड बिहार का राज्य था, खनिज और इन संसाधनों, प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से बिहार जो था बहुत ही समृद्ध था। आज भी बिहार समृद्ध है, लेकिन अत्यधिक जो खनिज संपदा वाला क्षेत्र है और वन से संबंधित क्षेत्र है वो झारखंड में चला गया है। चलिए, तो अभी यहाँ पे बात कर रहा है कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है, क्योंकि अब प्रश्न कब पूछा गया है, 1999 के पहले का प्रश्न है जब झारखंड पार्ट था। तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला, पहले मैं क्लियर कर दूं कि वर्तमान में बिहार में ये जो तांबा है इसका उत्पादन नहीं होता है। क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है, तो यदि मैं इसकी बात करूं तो सी विकल्प आपका सही होगा, जो कि उस टाइम के अकॉर्डिंग दिया गया था कि तांबा उत्पादन में तत्कालीन बिहार का दूसरा स्थान था। अतः तत्कालीन परिस्थितियों में अभीष्ट विकल्प सी सही होगा। तब की बात कर रहा है जब पार्ट था, लेकिन वर्तमान में तांबा उत्पादित नहीं होता है बिहार में। ठीक है, तो यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन था तो मैंने ले लिया। निम्नलिखित में से कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं, अगेन ये वैसे ही एक क्वेश्चन है। कोयला, मैग्नीज, लौह और पेट्रोलियम। निम्न में से अपना उत्तर चुनिए। केवल एक और दो, 1, 2, 3, 1, 2 और 4। फिफ्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका क्या कह रहा है। तो तत्कालीन बिहार यानी कि वर्तमान झारखंड में कोयला भी मिलता था, लौह भी मिलता था, मैग्नीज, ये तीनों ही पाए जाते थे। लेकिन वर्तमान यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर ये अत्यधिक मात्रा में नहीं पाए जाते हैं, पेट्रोलियम यहाँ नहीं मिलता है। ठीक है, अतः तत्कालीन परिस्थितियों में अभीष्ट विकल्प सी सही है। लेकिन वर्तमान में बिहार में उत्पादित होने वाले खनिज कौन कौन से हैं इनकी मैं बात कर लेती हूँ, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति इसमें बताई गई है कि क्या है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए क्वेश्चन। तो लाइमस्टोन मिलता है, अभ्रक मिलता है, पायराइट मिलता है, क्वार्ट्जाइट मिलता है, स्टीराइट मिलता है, साथ ही चूना पत्थर भी मिलता है, अत्यधिक मात्रा में अभ्रक मिलते हैं जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। तो ये खनिज जो है वो बिहार में उत्पादित किए जाते हैं। चलिए अब आगे आ जाते हैं नेक्स्ट। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ सही है, यानी कि लाइमस्टोन कहाँ मिलता है, कैमूर में मिलता है, माइका कहाँ मिलता है, भागलपुर में, क्वार्ट्जाइट कहाँ मिलता है, मधुबनी में, लेड और जिंक कहाँ मिलता है, गया में। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए देखते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीजें मिलती हैं। यदि मैं बात करूं कैमूर की, तो यहां पर आपका मुंगेर, रोहतास सहित लाइमस्टोन
पाया जाता है, यानी कि सिर्फ कैमूर में नहीं, कैमूर, मुंगेर और रोहतास, और ये तीनों ही क्षेत्र कैसे है, पठारी क्षेत्र है, यहाँ पर आपका लाइमस्टोन पाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे और क्या क्या पाया जाता है, यदि मैं रोहतास की बात करूं, यहाँ पे आपका पायराइट पाया जाता है, कैमूर चूना पत्थर पाया जाता है, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे मिलती हैं। माइका की यदि मैं बात करूं कहां मिलता है, तो नवादा जिले में प्राप्त होता है माइका, कहां पर, नवादा जिले में मिलता है। इसके बाद आ जाते हैं क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट आपका मिलता है लखीसराय में। मुंगेर तथा नालंदा जिले में आपका लेड जिंक जो है वो बांका और रोहतास में मिलता है। क्वार्टजाइट की यदि मैं बात करूं तो लखीसराय, मुंगेर और नालंदा यहाँ पे प्राप्त होता है। इसके बाद लेड और जिंक आपका बांका और रोहतास जिले में मिलता है। इसके अकॉर्डिंग जो आपका पूछ रहा था कि कौन सा सही है, तो लाइमस्टोन कैमूर वाला जो आपका ऑप्शन है ये सही होगा, बाकी सारे आपके क्या है, रॉन्ग है। चलिए अब चल लेते हैं अपने 9th नंबर क्वेश्चन पे कि क्या क्वेश्चन है। तो बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है, अगेन बिहार में नहीं प्राप्त होता है, क्वेश्चन पुराना है। लेकिन लौह अयस्क जो प्राप्त होता है वो सिंहभूम से मिलता है, जो कि अब कहां पे है, झारखंड में है, ठीक है, कहां पे है, झारखंड में। चलिए ये है आपका चित्र। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये 5वां जो विकल्प है वैसे भी आपका पूछा नहीं जाना है। आगे आ जाते हैं। 41 लौह अयस्क झारखंड यानी तत्कालीन बिहार के सिंहभूम क्षेत्र से प्राप्त होता है। ये 41 जो है, आई थिंक ये गलत लिखा है, ठीक है, तो लौह अयस्क झारखंड तत्कालीन बिहार के सिंहभूम क्षेत्र से प्राप्त होता है। तत्कालीन परिस्थितियों में अभीष्ट विकल्प डी सही है, जबकि वर्तमान में लौह अयस्क का उत्पादन नहीं होता है। अब ये तत्कालीन उस टाइम की जो परिस्थिति थी, उस टाइम जो बिहार था उसकी बात कर रहा है। आगे आ जाते हैं। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है। इस क्वेश्चन को लेकर के किसी को क्वेरी थी, इसलिए मैंने यह क्वेश्चन इसमें दोबारा से ऐड किया है ताकि मैं आपको इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर पाऊं। ऑप्शन पढ़िए कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। पहले कह रहा है शीशा का, दूसरा ऑप्शन कह रहा है मैग्नीज का, तीसरा ऑप्शन कह रहा है अभ्रक का, चौथा ऑप्शन है आपका चूना पत्थर का। ये मैंने एक बार ओरली भी आपको बताया था, लेकिन मैंने सोचा कि क्वेश्चन लेना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोगों का डाउट्स क्लियर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप यदि किसी डाउट में रहेंगे, प्रॉब्लम में रहेंगे, तो शायद एक प्रश्न के जो अगर आप उस डाउट में है तो शायद आप एक प्रश्न गलत करके आ जाए। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, अब तक कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचनी चाहिए। मैं अपनी साइड से पूरी तरह से आश्वस्त हो जाती हूँ, चेक कर लेती हूँ, हाँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ह्यूमन मिस्टेक्स हो सकती हैं, दैट इज जनरल, चाहे वो बोलने में हो, कहीं गलती से कुछ निकल गया हो, दैट इज अनदर थिंग। बट मैं हमेशा ये 100% एश्योर करती हूँ कि हाँ ये चीज इस तरह से है तो ऐसी होनी चाहिए, या फिर ऐसे आप तक पहुंचाई जाए। तो देख लेते हैं, इसीलिए मैंने यह क्वेश्चन इसी उद्देश्य से लिया है कि मैं इसको आपको क्लियर करूं। यहाँ पे था बिहार, भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है, यानी सबसे ज्यादा इन क्षेत्रों की बात करिए कि शीशा का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है, मैग्नीज का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है, अभ्रक का उत्पादन ज्यादा करता है, या चूना पत्थर का उत्पादन ज्यादा करता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इस प्रश्न को सॉल्व करना है। यदि मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्रश्न को सॉल्व करूंगी तो यहाँ पे मैं राइट आंसर क्या लगाऊंगी, चूना पत्थर लगाऊंगी, क्योंकि चूना पत्थर का उत्पादन होता है, सबसे ज्यादा होता है कैमूर, जो भभुआ क्षेत्र है वहां पे पाया जाता है, ठीक है, रोहतास में भी मिलता है आपका, इन दोनों ही क्षेत्रों में, लेकिन सबसे ज्यादा कैमूर में मिलता है। तो यहाँ पे चूना पत्थर आपका राइट आंसर है, क्योंकि ऑप्शन में इनमें से सबसे ज्यादा उत्पादन किसका हो रहा है, बिहार में चूना पत्थर का हो रहा है। अब इसी जगह यदि ऑप्शन में आपका पायराइट दिया होता, चूना पत्थर की जगह यहाँ पे पायराइट दिया होता, ठीक है, और ये यहाँ पे पायराइट नहीं लिखते, अब इनमें से कोई एक को हटा देते हैं, मैं अभ्रक को हटा देती हूं और यहां पर एक ऑप्शन आपका पायराइट दिया होता, तो अब आपके क्या ऑप्शन बन गए, शीशा, मैग्नीज, पायराइट और चूना पत्थर। अब राइट आंसर कौन होगा, अब राइट आंसर होगा पायराइट। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं ना हम इसे, तो पायराइट का उत्पादन बिहार में सर्वाधिक होता है। भारत का 95% पायराइट कहां से प्राप्त होता है, बिहार से प्राप्त होता है। और आप लोगों की क्वेरी थी, आपने मुझे कमेंट में बोला था कि मैम ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा, ये आपने गलत बताया है, क्योंकि उस टाइम मैंने ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताया था। मुझे भी पता है कि पायराइट का उत्पादन होता है यदि, लेकिन
ऑप्शन में यदि इस प्रकार दिया है तब मैं पायराइट को टिक करूंगी, यहाँ पे सही बताऊंगी। यदि ऑप्शन इस प्रकार दिया गया है, अब्रक, मैंगनीज, नवादा, चूना पत्थर, इनमें से मुझे चूज करना है तो इनमें से चूना पत्थर का उत्पादन मैं चूज करूंगी, ये सबसे ज्यादा होता है। और यदि यहाँ पे पायराइट दिया होता तो मैं पायराइट पर टिक लगा करके आती, क्योंकि सर्वाधिक पायराइट, उसके बाद चूना पत्थर आ जाता है। ठीक है, तो हमें ना ऑप्शंस को पढ़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि उसमें क्या पूछा गया है, ये नहीं करना है कि नहीं सबसे ज्यादा पायराइट का उत्पादन होता है। अब यहाँ पे हम उपयुक्त में से कोई नहीं, आप कहोगे कि इसमें मैम उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक हो सकता है, एक से अधिक तो वैसे भी नहीं हो सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन दिया है ना आपका कि भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है, चूना पत्थर का उत्पादन करता है, हम इसमें टिक लगा सकते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। झारखंड के पृथक होने के बाद वर्तमान में बिहार में चूने पत्थर का उत्पादन होता है। ठीक है, दिए गए खनिजों में से बिहार में सर्वाधिक चूना पत्थर का उत्पादन होता है, इसलिए हम इसको राइट आंसर मान रहे हैं। इसमें थोड़ा कमीशन भी राइट आंसर डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उपयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए या उपयुक्त में से चूना पत्थर होना चाहिए। कई बच्चों ने चूना पत्थर लगाया, कई बच्चों ने उपयुक्त में से कोई नहीं लगाया, लेकिन उन ऑप्शंस की यदि मैं बात करूं तो आपका चूना पत्थर राइट आंसर होगा। और यदि यहाँ पर पायराइट दिया होता तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता, पायराइट हो जाता, क्योंकि वर्तमान में देश का 95% जो पायराइट है वो कहां से मिलता है, बिहार से मिलता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की आपकी क्वेरी थी, तो आप इसमें आ जाइए। जैसे मैंने आपको बताया कि यदि मुझे इन ऑप्शन में से चूज करना है तो मैं चूना पत्थर को चूज करूंगी। ठीक है, बाकी यदि आपको लगता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं है तो आप लगा सकते हो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, चलिए, तो ये थे आज के हमारे प्रश्न जिन पर हमने बात करी कि कौन कौन से क्वेश्चंस थे, कौन कौन से आपके प्रश्न थे जो पूछे गए थे। तो आई होप आपको यह लेक्चर समझ में आया हो। जो भी क्वेरी है आपकी, जो भी आप पूछना चाहते हो, बेझिझक कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो, क्योंकि मैं पर्सनली सोचती हूँ कि आपको रिप्लाई करूँ, बताऊं, आपकी जो क्वेरी है, डाउट है, उसे मैं सॉल्व करूँ। तो यदि यह लेक्चर आपको पसंद आया है, समझ में आया है, जैसे मैंने बोला कोई भी क्वेरी हो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका जो अब होगा वो 8वां लेक्चर होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।